दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो गए हैं और बीजेपी आ गई है। बीजेपी के आते ही दिल्ली अलवर आरआरटीएस कॉरिडोर का रास्ता अब बनता हुआ साफ दिख रहा है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस और चैलेंजेस हैं, क्योंकि नमो भारत ट्रेन, जो आरआरटीएस कॉरिडोर को नमो भारत ट्रेन भी कहा जाता है, तो आरआरटीएस नमो भारत ट्रेन जो कि एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है एनसीआरटीसी, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का, ये कनेक्टिविटी दिल्ली हरियाणा राजस्थान की कनेक्टिविटी को एनहांस करने के लिए स्पेशली बनाया जा रहा है। तो ये 164 किलोमीटर 164 किलोमीटर का लॉन्ग कॉरिडोर जो कि इंडिया का सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सिस्टम बन रहा है, ये अर्बन एरिया को डीकंजेस्ट करने के लिए बनाया जा रहा है, जिससे अर्बन ट्रैफिक स्पेशली डीकंजेस्ट हो पाए, इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए आसपास के एनसीआर रीजन के अंदर, और फास्ट कनेक्टिविटी लोगों को मिल पाए, रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शन जो डेली कम्यूटर्स हैं उनको मिल पाए। तो इसके लिए ये किया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको प्रोजेक्ट रिव्यू भी बताऊंगा, सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट का ये भी बताऊंगा, इस पे क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ रहा है इसका वो बताऊंगा, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बताऊंगा, ट्रैफिक डीकंजेशन के बारे में बताऊंगा, चैलेंजेस और डिलेज के बारे में बताऊंगा, फंडिंग डिले और पॉलिटिकल हर्डल्स के बारे में बताऊंगा, साथ में एनवायरमेंटल कंसर्न, लैंड एक्विजिशन इश्यूज, करंट स्टेटस और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो में कहीं मत जाइएगा, लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो इस एरिया की डेवलपमेंट से रिलेटेड है। रियल एस्टेट में जब तक आपको किसी एरिया की डेवलपमेंट के बारे में नहीं पता होता, इंफॉर्मेशन नहीं होती, तब तक रियल एस्टेट में एक अच्छा अक्लमंद भरा डिसीजन आप नहीं ले सकते। तो अक्लमंदी का डिसीजन लेना है तो आपको इस एरिया के बारे में, जिस एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी एरिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस एरिया के जो डेवलपमेंट्स है उनका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। तो इसी डेवलपमेंट के ज्ञान में आरआरटीएस कॉरिडोर मतलब नमो भारत ट्रेन किस तरह से आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे कहाँ कहाँ क्या क्या बताइए, क्योंकि रूट भी आपको बताऊंगा, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपको फायदा दे सकती है, नई डेवलपमेंट कहाँ हो रही है, तो इस वीडियो में सब कुछ मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रोजेक्ट ओवरव्यू। जी हाँ, आरआरटीएस कॉरिडोर जिसे नमो भारत ट्रेन कहते हैं, ये दिल्ली हरियाणा रेवाड़ी अलवर इन सब के बीच में फास्ट कनेक्टिविटी के लिए से तैयार किया जा रहा है। इसका एम है कि ट्रेवल टाइम को रिड्यूस किया जाए इन सिटीज के बीच में, और प्रोजेक्ट का जो एम है वो स्पेशली डीकंजेशन है। बाकी और चीजें भी है, मैं वो भी बताऊंगा आपको, लेकिन प्रोजेक्ट को हिसाब से डिजाइन किया गया है कि इसकी स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर तक की हो, और ट्रेन का जो एक्सपेक्टेड टाइम है कंप्लीट करने का इस जर्नी का, वो दिल्ली से अलवर के बीच में 104 मिनट्स हो। ये कॉरिडोर स्पेशली 22 स्टेशन का होगा, जिसमें सराय काले खान से शुरू होकर मानेसर, रेवाड़ी और नीमराना इसके बीच के स्टेशन होंगे। तो स्टेशंस के बारे में भी आगे जानकारी मैं दूंगा, लेकिन इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट जो एक्सपेक्टेड है वो 37,000 करोड़ रुपए, 37,000 करोड़ रुपीज इसका पूरी डेवलपमेंट के अंदर, चूंकि 3 फेज के अंदर ये प्रोजेक्ट बनेगा, तो इस 3 फेजेस के अंदर यहाँ पर 37,000 करोड़ रुपीज की इसकी एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट कॉस्ट है। पहला फेज दिल्ली से एसएनबी होगा, दूसरा एसएनबी से सोतानाला है, तीसरा सोतानाला से अलवर। 3 फेजेस के अंदर इसको बनाया जाएगा। फर्स्ट फेज एक्सपेक्टेड है कि 2028 तक इसे पूरे कॉरिडोर को बना लिया जाएगा, मतलब इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। इसकी तैयारी हो चुकी है। चलिए अब इसके सिग्निफिकेंस को भी समझ लेते हैं। दिल्ली अलवर आरआरटीएस नमो भारत ट्रेन एक अपने आप में ऐसा रेवोल्यूशन है क्योंकि रीजनल मोबिलिटी जो एनसीआर की है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए किया जा रहा है। ट्रेवल टाइम ये रिड्यूस करेगा, रोड कंजेशन और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन तीनों को ये रिड्यूस करेगा। तो इसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होना चाहिए। जी हाँ, रियल एस्टेट में इससे बूम आता दिख रहा है मेरे को इन एरियाज में जहाँ से ये होके जाएगी। उसके आसपास के एरिया की इकोनॉमी को ज़रूर ये फर्क करता है। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ हो सकती हैं। उस कॉरिडोर के आसपास की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली मानेसर, बावल, नीमराना और इसके आसपास के जो ये इंडस्ट्रियल हब्स हैं, इसमें आपको थोड़ा सा कमर्शियल एक्टिविटी दिखेगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी दिखेगी, क्योंकि जैसे जैसे कनेक्टिविटी इंप्रूव होती है तो बिजनेस डेवलप होते हैं, इससे क्रिएशन ऑफ जॉब होता है और अर्बनाइजेशन भी इन एरियाज में प्रमोट होता है।
दूसरा बेनिफिट है एनवायरमेंटल बेनिफिट। जी हाँ, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव प्राइवेट व्हीकल RRTS है, वो इस एरिया का जो व्हीकुलर एमिशन है तो इस रीजन का उसको रिड्यूस करेगा, NCR में स्पेशली दिल्ली और गुड़गांव के अंदर। क्योंकि अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि किस तरह से एयर पॉल्यूशन दिवाली के आसपास बढ़ता है और 2-3 महीने तक चलता है, और ये पॉल्यूशन अक्सर जो BS3 BS4 की गाड़ियां हैं उनको रोक देता है, वो गाड़ी लेके जा नहीं सकते और सिर्फ नई गाड़ियां वहाँ चल पाती हैं और पॉल्यूशन इतना हो जाता है कि लोगों को सांस लेना भी दूभर हो जाता है और हमेशा पुअर कंडीशन में आपको दिखता है। तो कहीं हद तक इससे भी आपको राहत मिल सकती है, स्पेशली जो कम्यूटर्स हैं उनको शिफ्ट करने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स होंगी और लो कार्बन फुटप्रिंट्स की होंगी, तो फ्यूल डिपेंडेंसी कहीं हद तक इससे कम होगी और इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन्स लोग ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। तो ये फ़ायदा इसके अंदर मुझे ट्रैफिक डिकंजेशन का भी दिख रहा है। पर कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि डिले तो ये प्रोजेक्ट हुआ है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भी कई बार इस प्रोजेक्ट को डिले किया गया है। पहले दिल्ली के अंदर आपकी गवर्नमेंट थी और ये जो प्रोजेक्ट है NCR के ट्रैफिक को डिकंजेशन करने के लिए था, आपस में जो दूरियां थी इसको नज़दीक लाने के लिए था। तो यहाँ कई बार ये देखने को मिला कि दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना शेयर नहीं दिया। जी हाँ, इन कारणों के कारण प्रोजेक्ट ने बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आए, फंडिंग इश्यूज आए, लैंड एक्विजिशन डिले भी हुए, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए। ये सब इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिले। फंडिंग डिले और पॉलिटिकल हर्डल्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली के अंदर थी और ये प्रोजेक्ट दिल्ली हरियाणा में इधर कुंडली की तरफ या गुड़गांव की तरफ और राजस्थान में कुछ पार्ट या फिर यूपी का कुछ पार्ट भी इस कनेक्टिविटी का इम्पॉर्टेंट कड़ी थी। तो इन स्टेट गवर्नमेंट्स ने, चूँकि दिल्ली के अंदर यूटी है और दिल्ली के अंदर आप गवर्नमेंट थी, तो यहाँ चूँकि कनेक्टिविटी दिल्ली से हो रही थी तो दिल्ली को भी अपना शेयर इस कनेक्टिविटी के अंदर देना था फंड का। तो दिल्ली के अंदर फंड्स में थोड़ा डिले हुआ। डिले होने पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, इसके अंदर कई बार इंटरवीन किया और इंस्ट्रक्शन दिया गवर्नमेंट को कि जो पेंडिंग फंड्स हैं वो आप पे करो, लेकिन पेंडिंग फंड्स नहीं पे हो रहे थे। यहाँ तक कि दिसंबर 2023 के अंदर कोर्ट ने ये भी कहा दिल्ली गवर्नमेंट के कि फाइनल डेडलाइन बताओ, आपके फाइनल डेडलाइन 1 वीक की है कि आप सारे फंड ट्रांसफर करोगे, और अभी तक बहुत सारे डिले भी हो चुके हैं। यहाँ तक कि कोर्ट ने यह भी कहा कि आप एडवर्टीजमेंट पे तो इतना खर्च कर रहे हो लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर आप खर्च करना नहीं चाह रहे, क्योंकि बार बार जो एलोकेट करना था फंड इस प्रोजेक्ट के लिए पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से, क्योंकि दिल्ली और सेंट्रल गवर्नमेंट की सेम पार्टी नहीं थी, पॉलिटिकल डिफरेंस की वजह से ये अधर में अटका रहा। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल कंसर्न्स की। जो ये प्रपोज रूट है, चूंकि ये सेंसिटिव इकोलॉजिकल जोन्स के होके गुजर रहा है, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्ट और दिल्ली रिज इसका पार्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये परमिशन तो दी कि आप कंस्ट्रक्शन कर लो, लेकिन कंडीशन ये डाले कि कोई भी पेड़ नहीं कटना चाहिए। तो इस कंडीशन के बीच में काम कर पाना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर हो जाता है, क्योंकि जब बड़ी डेवलपमेंट होती है तो कहीं ना कहीं पेड़ भी कटते हैं, और एक्टिविस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि चूंकि अर्बनाइजेशन तो आप बढ़ा रहे हो, रेल एक्सपेंशन कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है रीजन के फ्रेजाइल इकोसिस्टम को। उनका भी कहना सही है, लेकिन कहीं ना कहीं अर्बनाइजेशन अगर होगी तो आपको और हम सबको फ़ायदा होगा। ट्री रीप्लांटेशन भी किया जा सकता है, उन्हें शिफ्ट भी किया जा सकता है, उस पर भी हमें वर्क करना चाहिए। वैसे लैंड एक्विजिशन इश्यूज भी यहाँ कम नहीं रहे, क्योंकि हरियाणा के होके गुजरती है, हरियाणा और राजस्थान में लैंड एक्विजिशन रिलेटेड चैलेंजेस भी देखने को मिले। प्राइवेट लैंड ऑनर्स ने हायर कंपनसेशन की डिमांड भी कई जगहों पे की, इस कारण से कई जगहों पे ये डिले भी हुआ। तो इन डिलेस के बीच में भी जो कंस्ट्रक्शन शेड्यूल है उससे पॉसिबल है कि थोड़ा बहुत टाइमलाइन आगे पीछे हो जाए, लेकिन अब बारी है आपके समझने की कि करंट स्टेटस क्या है और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं इस नमो भारत ट्रेन के। लैंड एक्विजिशन प्री कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इस समय गुरुग्राम के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। दिल्ली गुरुग्राम स्ट्रेच अर्ली प्रोग्रेस स्टेज के ऊपर अब आ चुका है, और राजस्थान के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा टाइम लगे। प्रोजेक्ट इस समय फाइनल अप्रूवल, चूंकि फंडिंग क्लियरेंसेस चाहिए और फुल स्केल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाए, क्योंकि अब हरियाणा, दिल्ली और यूपी के अंदर सेम गवर्नमेंट है। तो इस प्रोजेक्ट को अब मुझे लगता है कहीं पर भी रुकावट पैदा नहीं होगी, और जो ब्लॉकेजेस थे वो कहीं हद तक अब दूर होंगे, क्योंकि दिल्ली भी बीजेपी ने करना है, यूपी भी बीजेपी ने करना है, और हरियाणा भी बीजेपी ने करना है, और इवन राजस्थान भी बीजेपी ने करना है। तो कहीं पर भी अब चूंकि गवर्नमेंट डिफरेंस नहीं है, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग गवर्नमेंट नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट में जो प्रोग्रेस अब तक आप स्लो देख रहे थे, मुझे लगता है उसमें तेजी नजर आएगी। एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट
पॉलिटिकल और फाइनेंशियल हर्डल्स के बीच में जो था, जिस कारण से ये प्रोजेक्ट स्लो हुआ, अब इन चैलेंजेस से ये बाहर आ सकता है, रीशेप होगा इससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और अर्बन डेवलपमेंट एनसीआर के अंदर। इससे फास्ट कनेक्टिविटी मिलेगी, एफिशिएंट इको फ्रेंडली कम्युनिटिंग ऑप्शंस मिलेगा बहुत सारे लोगों को। और नई कनेक्टिविटी जब भी मिलती है, देखो फायदा क्या होता है। अब आप कहेंगे कनेक्टिविटी तो ऑलरेडी अच्छी है, इतने सारे एक्सप्रेसवे बना दी, लेकिन कनेक्टिविटी का फायदा ये है कि जो दूर लगने वाली चीज थी वो पास हो गई, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी खत्म हो रही है एनसीआर के अंदर। आज एक आम आदमी चाहता है कि मैं मकान ले पाऊं तो वो ले नहीं पाता है। तो अफोर्डेबिलिटी को कनेक्टिविटी से इम्प्रूव किया जा रहा है। मतलब कनेक्टिविटी, अगर 1 घंटे की दूरी आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है, बेटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कर रही है, तो आपको वहाँ पे घर लेकर कम्यूट करना आसान लगेगा। तो ये कनेक्टिविटी कम्यूट आपको बेटर कराएगी और वहाँ एफोर्डेबल प्राइस के ऊपर, चूंकि लैंड अवेलेबल हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल जोन्स भी हैं ये, तो कनेक्टिविटी के कारण आप उन एरियाज में कम कीमत पे भी मकान ले पाएंगे, अपना आशियाना ले पाएंगे, और उन पेरिफेरल एरियाज में इंडस्ट्रियल और कमर्शियल डेवलपमेंट भी फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और हाँ, फ्यूचर में ऐसे रेगुलर इंफॉर्मेटिव वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।